नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा चौधरी एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम पीजीटी हिंदी का पेपर करेंगे 2015 का। आज का क्लास हमारा लास्ट होगा और ये वाला क्लास जो है हमारा जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं इनको लेकर ये लास्ट क्लास होगा। हमने सारे ही पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। 2021 के भी हमारे सारे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूं, टीजीटी और पीजीटी के टोटल बेटा 11 सेट हमने यहाँ पर किए हैं। 2018 की अगर बात करते हैं तो 2018 के भी टीजीटी और पीजीटी दोनों मिलाकर हमने 11 सेट यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। अगर बात आती है 2014 की तो 14 वाले भी हमने टायर 2 टायर 1 वाले पेपर दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर बात करते हैं 2015 की तो इसका 26 जून और 28 जून आज का ये क्लास होती दोनों ही पेपर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 26 का हम कंप्लीट कर चुके हैं और 28 जून वाला ये जो टायर 2 वाला पेपर है ये भी हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की करने वाली जो टेंशन है कि कहाँ से करें कैसे करें वो सारी चीज़ें आज खत्म हो जाएंगी। सारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है DSSB टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से, तो वहाँ आपको सीक्वेंस में सारी क्लासेज मिल जाती हैं। और अगर कोई क्लास नहीं मिल रही तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिएगा अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। और जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लाइक शेयर करने में आप कंजूसी करते हैं, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा क्लास को, क्योंकि देखिए आपके साथ थोड़ी मेहनत की जाती है क्लास को लाने में, तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं अगर आप लाइक शेयर करते हैं क्लास को। चलिएगा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 151 होगा। क्वेश्चन 151, जननाट्य मंच IPTA जिसको इप्टा भी कहते हैं की स्थापना पूछा जाता है कब हुई थी, किस सन में हुई थी। तो राइट आंसर बनेगा 1939। जननाट्य मंच जिसको इप्टा कहते हैं, इप्टा की स्थापना 1939 में हुई थी। इप्टा का अर्थ है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। इप्टा मूलतः इप्टा जो है वो भारत के जन संस्कृति मंच का अभिन्न अंग है और ये इसका उदय मूलतः मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन 152, यहाँ आपको रिक्त स्थान दिया है, बताना है कि को नुक्कड़ नाटक के जनक कहा जाता है। किसको नुक्कड़ नाटक का जनक कहा जाता है? सफदर साहमी को नुक्कड़ नाटक का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या को भी देख ले। यहाँ देखिएगा, सफदर साहमी को नुक्कड़ नाटक का जनक कहा जाता है। ये एक कम्युनिस्ट नाटककार और कलाकार थे। ये जन नाट्य मंच और दिल्ली स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्य थे। क्वेश्चन 153, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? ये जो पहला राजा, राइट आंसर बनेगा यहाँ पहला राजा। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच में विलक्षण साम्य पहला राजा नाटक में है। यह जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नाटक है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित अन्य नाटक कोणार्क, शारदिया, रघुकुल रीति और दशरथ नंदन आदि हैं। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है कि यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी। यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी नाटक अन्योक्ति का मंच रूप है, अन्योक्ति का मंचीय रूप है। क्वेश्चन 155, बकरी किसकी रचना है? बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। यह इनका प्रसिद्ध नाटक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जो अन्य नाटक है, लड़ाई, इसका टाइम 1979 है। अब गरीबी हटाओ, ये जनवादी नाटककार हैं और इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध हैं। 155 क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा, किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त होता है? प्रथम पुरस्कार जो कि 1959 में मिला था, वो किसको मिला ये हमें बताना है। राइट आंसर बन जाता है यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर क्या बनेगा? आषाढ़ का एक दिन को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ। यह मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक है, नाटक विधा की रचना है। और मोहन राकेश के द्वारा रचित जो अन्य रचनाएं हैं, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, बहुत बड़ा सवाल आदि। क्वेश्चन 156 को देखिए, यदि गद्य कवियों की कसौटी है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, रेगुलर बच्चे को समझ आ जाएगी बातें। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कथन किसका है? हमें ये कथन बताना है किसका है। और यहाँ जो राइट आंसर बनता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है। यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आचार्य शुक्ल के निबंध चिंतामणि नाम से 4 भागों में प्रकाशित हुआ था और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष माना है। ज्ञान राशि का संचित कोष माना है साहित्य को MPD ने, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन 157, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धत्व प्रमुख होता है? कौन से निबंध है जिनमें बुद्धत्व प्रमुख होता है? तो विचारात्मक निबंध राइट आंसर होगा, विचारात्मक निबंध। आगे चलें और इसकी व्याख्या को देखेंगे।
विचारात्मक निबंधों में बुद्धत्व प्रमुख होता है। विचारात्मक निबंध इस प्रकार के निबंधों में देखिएगा कोई भी विषय बड़ी सोच समझकर चुना जाता है। इसमें बुद्धित्व प्रधान होता है। ये प्राय किसी व्यक्तिगत सामाजिक राजनीतिक समस्या पर लिखे जाते हैं। दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्यावरण आदि किसी भी विषय पर यह निबंध लिखा जा सकता है। क्वेश्चन 158, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल बताना है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है तो वो हमारा शुक्ल युग है। उत्कर्ष काल किसको बोलते हैं? शुक्ल युग को बोलते हैं। यहाँ देखिए व्याख्या को, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल शुक्ल युग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है। तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। इनके प्रमुख निबंध कौन से हैं? भाव या मनोविकार, उत्साह, करुणा, घृणा, ईर्ष्या, काव्य में रहस्यवाद, श्रद्धा और भक्ति आदि। क्वेश्चन 159, इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? तो कौन सी रचना है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कल्पवृक्ष राइट आंसर होगा। कल्पवृक्ष आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। हरिओद की अन्य रचनाएं माटी हो गई सोना, ठेठ हिंदी का ठाठ, जबकि कल्पलता, कुटुज, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं। 160 क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा 160 क्वेश्चन को, इनमें से कौन ब्रह्मानंद उपनाम से लिखा करते थे? बताना है कौन अपनी रचनाएं ब्रह्मानंद उपनाम से भी करते थे। तो राइट आंसर आपका विद्यानिवास मिश्र बन जाएगा। विद्यानिवास मिश्र ये ब्रह्मानंद उपनाम से लिखा करते थे। ये प्रतिष्ठित निबंधकार हैं और इनके प्रमुख निबंध निम्नलिखित हैं। चितवन की छाव, हल्दी दूब, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई, राम का मुकुट भीग रहा है और ब्रह्मानंद के पत्र, अंगद की नियति, शेफाली झर रही है, सिरिस की याद आई। ये सारी रचनाएं जो हैं इनकी हैं। यहाँ देखिए कुबेरनाथ राय की भी इन्होंने कुछ रचनाएं दी हैं तो इनको भी देखेंगे। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद, योग, पर्णमुकुट, कामधेनु, आगम की नाव और मराल, महाकवि की तर्जनी आदि। 161 क्वेश्चन 161, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य बताना है। तो व्यंग्यात्मक जो निबंध हैं हरिशंकर परसाई जी के, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा कि पाठकों की वास्तविकता के प्रति और खोलना इनको। तो यहाँ देखिए व्याख्या को कि हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य पाठकों को वास्तविकता के प्रति खोलना है। हरिशंकर परसाई के प्रमुख निबंध है पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, चार, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन। ये इनके हो जाते हैं निबंध। आगे चले अगले क्वेश्चन पर। यहाँ देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है हमारा 162, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? आलोचना है और आलोचना को बताना है कि कला की सजगता किसने कहा है। तो राइट आंसर बनता है मिडिल्टन ने कहा है। मिडिल्टन मरे राइट आंसर हो जाएगा। आलोचना को कला की सजगता मिडिल्टन मरे ने कहा है और ये एक पाश्चात्य आलोचक है। इनके ग्रंथ का नाम द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल है। क्वेश्चन 163, हिंदी आलोचना के संबंध में पहली पुस्तक है। हिंदी आलोचना के संबंध में हमें पहली पुस्तक बताना है। कौन सी है? हिंदी कालिदास की आलोचना। ये हमारी हिंदी आलोचना के संबंध में पहली पुस्तक है। हिंदी कालिदास की आलोचना, यहाँ हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित पुस्तक है। यह द्वितीय उत्थान के आरंभ में निकली और लाल सीताराम के अनुवाद किए हुए नाटकों की भाषा तथा भाव संबंधी जो दोष बड़े विस्तार से दिखाए गए हैं। यह पुस्तक अनुवादों की समालोचना थी। और जबकि हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े के बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के समक्ष स्थान दिया है। क्वेश्चन 164, भारतीय समीक्षक के जनक है। बताना है कौन भारतीय समीक्षा के जनक है। भारतीय समीक्षा के जनक बताना है। यहाँ पर जो राइट आंसर आपका बनेगा वो राजशेखर हो जाएगा। राजशेखर जो है भारतीय समीक्षा के जनक है। राजशेखर भारतीय समीक्षा के जनक है और राजशेखर काव्यशास्त्र के विद्वान थे। ये नरेश महेंद्र पाल प्रथम एवं उनके बेटे महिपाल के गुरु और वे मंत्री थे। काव्य मीमांसा इनकी प्रसिद्ध रचना है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। 165 क्वेश्चन, रोमांटिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये आचार्य शुक्ल ने किया है इसका प्रयोग सर्वप्रथम। रोमांटिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य शुक्ल जी ने किया है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया गया है। 166 क्वेश्चन, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ
किसने किया है? तुलनात्मक आलोचना की बात करते हैं और इसका शुभारंभ किया है पदम सिंह शर्मा ने। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ पदम सिंह शर्मा ने किया है। सर्वप्रथम सन 1907 की सरस्वती में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना किया है। फारसी कवि सादी इनकी तुलनात्मक आलोचना की है, ठीक है, याद रखेंगे पदम सिंह शर्मा ने सरस्वती पत्रिका में। तो क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 167, यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं। यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं, राइट आंसर। इसकी व्याख्या, यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक सुमित्रानंदन पंत है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुमित्रानंदन पंत नामक आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना की है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर साहित्य तथा हिंदी साहित्य की भूमिका नामक आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना की है। 168 क्वेश्चन, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की बात हो रही है और बताना है कि इनको सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है, आप जब करेंगे 168 का तो डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र, राइट आंसर क्या बनेगा? डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र हो जाएगा। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी को सौष्ठववादी आलोचक डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने कहा है और नंदुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में विख्यात किया है। राम विलास शर्मा की अगर बात करें, प्रगति और परंपरा इनकी रचना है, और साहित्य और संस्कृति प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं इनकी रचनाएं हैं। विजयदेव नारायण शाही की अगर बात करते हैं, जायसी साहित्य क्यों, जायसी साहित्य और साहित्यकार का दायित्व, ये इनकी रचनाएं हो गई। नामवर सिंह की अगर बात करें तो छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कहानी, नई कहानी, दूसरी परंपरा की खोज, वाद तथा विवाद और संवाद इनकी रचनाएं हो जाती हैं। 169 क्वेश्चन, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? समीक्षा के क्षेत्र में कब हुआ था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन? 1930 में। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन सन 1930 में हुआ और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चिंतामुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्यिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां निम्नलिखित हैं: सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, कालिदास की लालित्य योजना, ये इनकी रचनाएं हो जाती हैं आलोचनात्मक। अब देखिए क्वेश्चन 170, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? यादों की बारात किसकी है? जोश मलिहाबादी की। ये जो जोश मलिहाबादी हैं इनकी आलोचना है यादों की बारात। और यादों की बारात देखिएगा, जबकि फणीश्वर नाथ रेणु ने कौन सा लिखा था? आत्म परिचय। सुमित्रानंदन पंत की बात करते हैं तो 60 वर्ष एक रेखांकन नामक आत्मकथा लिखी। 167 क्वेश्चन, जिंदगी मुस्काई की रचनाकार बताना है कौन है? जिंदगी मुस्काई के रचनाकार, तो राइट आंसर बन जाता है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना बाजे पायलिया के घुंघरू, नई पीढ़ी एक विचार नए विचार, ये किनकी हो जाती है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की। रामवृक्ष बेनीपुरी की बात करते हैं तो चिता के फूल, लाल तारा, माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाब, पैरों में पंख बांध कर उड़ते चलो, ये हो जाती है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं। अब आगे चलते हैं और आगे जो क्वेश्चन बनता है हमारा, क्वेश्चन 172, रिपोर्टाज शब्द किस भाषा का है बताना है? फ्रेंच भाषा का है। रिपोर्टाज का क्लास आप देख सकते हैं, मैंने कराया हुआ है रिपोर्टाज का क्लास, बहुत छोटा क्लास है और काफ़ी फायदेमंद होगा आपको क्योंकि सारे क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। रिपोर्टाज फ्रेंच भाषा का शब्द है। हिंदी में रिपोर्टाज के जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाप पत्रिका में दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। 173 क्वेश्चन, इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? कौन सा विद्वान है जिनका कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? भट्टलोलट, राइट आंसर होगा। भट्टलोलट का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। और भट्टलोलट के जो सिद्धांत है, सिद्धांत का नाम उत्पत्तिवाद है। प्रमुख आचार्य वे रस सूत्र संबंधी उनके सिद्धांत इस प्रकार से हैं। यहाँ आपको आचार्य और रस सिद्धांत दिए गए हैं तो उनको देख लेते हैं। संकुक के सिद्धांत का नाम अनुमतिवाद है। भट्टनायक की बात करें तो भुक्तिवाद हो जाएगा। अभिनव गुप्त की बात करें तो अभिव्यक्तिवाद इनका सिद्धांत हो जाएगा। क्वेश्चन 174, रस गंगाधर किसकी रचना है? राइट आंसर पंडित जगन्नाथ की। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ की रचना है और इनका समय 17वीं शताब्दी
का प्रथम चरण माना जाता है। अन्य आचार्य और उनके ग्रंथ इस प्रकार है। अभिनवगुप्त के ग्रंथ हैं तंत्रालोक, ध्वन्यालोक, लोचन, और भरतमुनि की बात करें तो नाट्यशास्त्र। 175 क्वेश्चन, अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता बताने हैं कौन है। अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता बन जाता है राइट आंसर आपका अरस्तु। यहाँ देखिए अरस्तु जो है राइट आंसर होगा। अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता अरस्तु हैं और अनुकरण के संबंध में अरस्तु का दृष्टिकोण नैतिक तथा सामाजिक अपेक्षा सौंदर्य शास्त्रीय है। इनके अनुसार काव्य या कलाकृति की अनुकृति है, पर एकदम नकल ना होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। पाश्चात्य आचार्य और उनके सिद्धांत, कोलरिज का है कल्पना, रिचर्ड का संप्रेषण और लॉन्जाइनस का है उदात्त। 176 क्वेश्चन, यहाँ दो सूचियाँ आपको दी गई हैं और दोनों को सुमेलित करना है। कुछ आचार्य हैं और कुछ आपके यहाँ पर सिद्धांत दिए हुए हैं, तो इनको हम मैच कर लेते हैं। भट्टलोलट की बात करें तो उत्पत्तिवाद इनका जो है सिद्धांत बन जाता है, भट्टलोलट जी का उत्पत्तिवाद। शंकुक की बात करते हैं, अनुमतिवाद इनका हो जाएगा, शंकुक का अनुमतिवाद। और भट्टनायक की अगर बात करें भुक्तिवाद हो जाएगा राइट आंसर। अभिनव गुप्त की बात करते हैं तो अभिव्यक्तिवाद इनका बनेगा सिद्धांत। आगे देखते हैं, यहाँ आप कूट की सहायता से मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन 177, इनमें से किनके अनुसार 73 अलंकार हैं। किनके अनुसार 73 अलंकार हैं, तो राइट आंसर बनता है रुद्रट के अनुसार। रुद्रट के अनुसार अलंकारों की संख्या जो है वो 73 है। रुद्रट कश्मीर के निवासी थे। इनका समय 9वीं सदी या शताब्दी बोल लीजिए, एक ही बात है, का पूर्वार्ध माना जाता है। इनके द्वारा रचित रचना का नाम काव्य अलंकार है और ग्रंथ में 16 अध्याय हैं। कुल जो है आपके श्लोक 734 श्लोक हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे। 9वीं शताब्दी समय है इनका, 73 इन्होंने अलंकार माने हैं। काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है, उसमें 16 अध्याय हैं और श्लोकों की बात करें तो 734 है। रुद्रट ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 वर्गों में बांटा। इनके जो 4 वर्ग हैं वे हैं वास्तविक, आपका औपमेय और अतिशय तथा श्लेष। भामाह की बात करते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की स्वतंत्रता से मुक्त कर स्वतंत्र शास्त्र और या फिर संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया है। इनके भी ग्रंथ का नाम कात्य अलंकार है। उनके काव्य अलंकार, अगर इसकी बात करते हैं ग्रंथ की, तो काव्य अलंकार हो जाएगा। इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार हो जाएगा। और इनके की बात करते हैं तो कात्य अलंकार इन्होंने दिया है, हालांकि काव्य अलंकार ही बोलता है बोलने में, जो 6 परिच्छेदों में है। इन्होंने इसे 6 परिच्छेदों में विभक्त किया है। क्वेश्चन 178, साधारणीकरण की सही व्याख्या क्या है। साधारणीकरण की सही व्याख्या बतानी है और इसमें जो आपका राइट आंसर बनता है, देखिए चारों ऑप्शन देख लीजिए आप यहाँ ऐसे, और सही आंसर आपका है साधारणीकरण एक व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र और व्यक्ति शेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। आपका राइट आंसर बनेगा। देख लीजिए व्याख्या, साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्टनायक ने प्रस्तुत की। इसके अनुसार भावादि का साधारणीकरण होता है और आचार्य शुक्ल के अनुसार अवलंबन धर्म का साधारणीकरण होता है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरतमुनि माने जाते हैं। 179, नकांतम अपि निर्भूसम भवति विनीता मुखम, यह कथन किसका है। ये कथन जो है आपको बताना है किसका है। आप इसके ऑप्शन देख लीजिए किसका है। वैसे तो ये भामा ने कहा है, ऑप्शन देख लीजिए, ये रहा, ठीक है, ये भामा का कथन है। और नकांतम अपि निर्भूसम भवति विभाति विनीता मुखम, यह कथन भामा का है। अन्य 4 आचार्यों के अन्य जो आचार्य हैं, इनके जो प्रमुख कथन है वो भी आपको बता दिए इन्होंने। रुद्रट की बात करें तो ननु शब्दार्थो काव्यम, दंडी की करते हैं तो शरीर तव दृष्टि व्यांचिनयी पदावली, और मम्मट की बात करते हैं तद्दोषो शब्दार्थो सद्गुणालंकृति पुनः कवपि। 180 क्वेश्चन, रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की। रस सिद्धांत की व्याख्या करके अभिनव गुप्त ने सबसे पहले दर्शक की महत्ता स्वीकार की है। इनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है, 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। और अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की है। यह ग्रंथ जो है वो तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है, तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। 181 क्वेश्चन, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। भारतीय वृत्ति का संबंध बताना है किस रस से है। राइट आंसर बन जाता है अद्भुत रस से। जो अद्भुत रस है आपका, इससे इसका संबंध माना जाता है। भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से है और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। रस और उनके स्थायी भाव इस प्रकार से दिए गए हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का शोक होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा और अद्भुत का होता है विस्मय। 182 क्वेश्चन,
वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें आहार्य बोलते हैं। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें आहार्य कहा जाता है। रस के 4 अवयव होते हैं। पहला विभाव, अनुभाव, दूसरा, तीसरे नंबर पर संचारी भाव, चौथे पर स्थायी भाव। जबकि अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं, कायिक, सात्विक, जिसको हम मानसिक भी बोलते हैं, वाचिक और आहार्य। क्वेश्चन 183, अपसार क्या है? 183 को में पूछा जाता है कि अपस्मार, ठीक है, क्या है अपस्मार, हमें बताना है। और ये होता है आपका संचारी भाव का एक प्रकार। अपस्मार क्या होता है? संचारी भाव का एक प्रकार होता है। इसकी आगे व्याख्या को देखते हैं। अपस्मार संचारी भाव का एक प्रकार होता है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। 8 स्थायी भाव है। रामचंद्र शुक्ल जी ने अपस्मार को दुखात्मक संचारी भाव की श्रेणी में रखा है। क्वेश्चन 184, 2 सूचियां आपको दी गई है और पुट की सहायता से इनकी मैचिंग करनी है। रस यहाँ और स्थायी भाव दिए गए हैं। श्रृंगार रस की बात करते हैं तो इसका स्थायी भाव हो जाता है रति। श्रृंगार रस का हो जाएगा आपका रति। अद्भुत की बात करते हैं तो निर्वेद हो जाएगा अद्भुत का। और शांत की बात करें तो शांत में क्या होगा? विस्मय हो जाएगा। वीर का हो जाएगा उत्साह। इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 185, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक होती है छंद सूत्र। छंद सूत्र हमारी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद रस छंद शास्त्र के व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात पिंगला आचार्य के छंद सूत्र में होता है, इसीलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। जबकि काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है और रसिक प्रिया केशवदास जी की रचना है। क्वेश्चन 186, गुणों की संख्या, गुणों की सही संख्या बतानी है। कितनी है गुणों की सही संख्या है? तो बताइए कितनी होती है गुणों की संख्या? तो आप भी बता देंगे 8 होती है। राइट आंसर 8। गुणों की सही संख्या 8 है। और मात्राओं तथा वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को एक गण माना जाता है। 8 गण होते हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। यह मात्र आज भांसलगा जो है इसका सूत्र माना जाता है। 187 क्वेश्चन, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम समान होता है? प्रथम और अंतिम कौन सा छंद है जिसमें समान होता है पहला शब्द और अंतिम शब्द? वो होता है कुंडलिया छंद। 188 क्वेश्चन, ये तो यही लिखा है यहाँ व्याख्या में भी कि कुंडलिया छंद के प्रथम और अंतिम शब्द में अंतिम शब्द जो है वो समान होते हैं। यह विषम मात्रिक छंद है, चाहे चरणों वाला छंद है। दोहा और रोला से मिलकर बनने वाला ये छंद है। छप्य भी विषम मात्रिक 6 चरणों वाला छंद होता है और इसमें प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं। छप्या में रोला के होते हैं पहले 4 चरण, शेष जो 2 चरण बचते हैं वो उलाला के होते हैं। इंद्रवर्जा की बात करें तो इंद्रवर्जा एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इंद्रवर्जा में 2 तगण होते हैं, 1 जगन होता है और अंत में 2 गुरु होते हैं। क्वेश्चन 188, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काकू वक्रोक्ति यहाँ पर अलंकार है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में काकू वक्रोक्ति अलंकार है। कंठ ध्वनि की विशेषता से अन्य अर्थ कल्पित हो जाना ही काकू वक्रोक्ति होता है। यहाँ अर्थ परिवर्तन मात्र कंठ ध्वनि के कारण होता है, शब्द के कारण नहीं। भामहा ने वक्र और शब्द और अर्थ की उक्ति को काव्य अलंकार मानकर और कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानकर वक्रोक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया है। 189 क्वेश्चन, बिंब का काम है। बिंब का काम बताना है, क्या होता है बिंब का काम। इस तरीके से हमारे जो है ना आज सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ राइट आंसर आपका काव्य को सजीव बनाना है। बिंब का काम है काव्य को सजीव बनाना। और जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ इसकी व्याख्या को देखते हैं तो बिंब का काम है काव्य को सजीव बनाना। बिंब शब्द जो है वो अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ होता है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में कार्य के मूर्तिकरण के लिए सटीक बिंब योजना होती है और काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर निर्मित होता है। 190 क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक आलोचना के मूल में है। मनोवैज्ञानिक आलोचना के मूल में है, राइट बनता है यहाँ पर व्यक्तिक चिंतन। मनोवैज्ञानिक आलोचना के मूल में व्यक्तिक चिंतन है और मनोवैज्ञानिक आलोचना प्रणाली एक आलोचना प्रणाली है जिसमें आलोचना का आधार किसी कृति के पीछे का मनोविज्ञान होता है। इसमें रचना के आंतरिक जीवन, उसके स्वभाव, उसकी परिस्थितियों और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है और तब देखा जाता है कि कृति का आधार क्या है। और इस आलोचना प्रणाली का उपयोग यूरोप में सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एडिसन के द्वारा किया गया था, जिन्हें इस प्रणाली का जनक भी माना जाता है। 191 क्वेश्चन को देखेंगे।
किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? कौन सा छंद है जिसमें 4 से अधिक चरण होते हैं? तो छप्पे छंद है, अभी हमने देखा था। छप्पे छंद में जो है 6 चरण होते हैं, ये विषम मात्रिक छंद होता है। देखिएगा, छप्पे छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं, टोटल 6 चरण होते हैं इसमें। यह विषम मात्रिक छंद है और इसके जो है 6 चरण होते हैं। इसमें 2 छंदों का मिश्रण होता है। पहले 4 चरण रोला के होते हैं, बाद के 2 चरण जो है वो उलाला के होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन 192, उन्नत मना शब्द का सही अर्थ क्या है? उन्नत मना शब्द का सही अर्थ बताना है और उच्च विचारों एवं उच्च भावों एवं विचारों से युक्त, उच्च भावों व विचारों से युक्त, इसका जो है वो सही शब्द है। उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हो जाएगा 193, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जिसमें ये कहा गया है संविधान की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो राइट आंसर बनेगा आर्टिकल 343। संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई है और भारतीय संविधान के 7 भाग हैं। इनमें अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 194 क्वेश्चन, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी? कौन सा ग्रंथ है जिसमें ये लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद में सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी? राइट आंसर होगा पौंचरयू। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। स्वयंभू जी का ये ग्रंथ है। देखिए, पौंचरयू में लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद में सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। पौंचरयू स्वयंभू के द्वारा लिखित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। अपभ्रंश का ये ग्रंथ है और स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। परमात्मा प्रकाश जोइंदू की रचना है। भविष्यत कहा की बात करें तो ये धनपाल जी की रचना है। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। 195 क्वेश्चन, स्थापना यानी कि आपको एक ए और आर कथन और कारण दिए गए हैं, तो आपको बताना है यहाँ पर क्या ठीक है। 195 की बात करते हैं। देखिए, अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है। अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है। बात सही है, क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है। उपयुक्त में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुना है। ये गलत है आपका, क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना के प्रतिबद्ध होता है, ये गलत है। इसमें आपका ए सही होगा, आर गलत होगा। तो ए सही होगा, आर गलत होगा। क्वेश्चन 196, इनमें से सही अनुक्रम में कौन सा है? सही अनुक्रम बताना है। काव्यानुशासन पहले आता है, साहित्य दर्पण, फिर रस गंगाधर और रस मंजरी। इस तरीके से आपका ये ठीक हो जाएगा। काव्य अनुशासन की अगर बात करें, हेमचंद का ये ग्रंथ है, इसके रचनाकार हेमचंद है और 11वीं शताब्दी का ये ग्रंथ है। साहित्य दर्पण की बात करते हैं, विश्वनाथ जी का ग्रंथ है ये और 14वीं शताब्दी में इनका समय है। रस गंगाधर की बात करें तो पंडित राज जगन्नाथ जी का ग्रंथ है, 7वीं शताब्दी का प्रथम चरण में ये लिखा गया। और रस मंजरी की बात करते हैं तो भानुदत्त की है। इसका टाइम नहीं मालूम तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 197, निम्नलिखित पत्रिकाओं का प्रकाशन का सही क्रम बताना है। पत्रिकाओं के प्रकाशन का पहले सरस्वती, फिर हंस, फिर आलोचना और फिर रविवार। इसकी व्याख्या को भी देख लीजिए। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में माना जाता है, श्याम सुंदर दास जी इसके संपादक रहे। हंस की बात करें तो 1930 प्रेमचंद इसके संपादक थे। आलोचना पत्रिका का समय 1951 शिवदान सिंह चौहान इसके संपादक थे। और रविवार पत्रिका 1977 सुरेंद्र प्रताप सिंह इसके संपादक थे। 198 क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको कारण और कथन दिया गया है, तो ये देखिएगा। यहाँ पश्चिम के नए ज्ञानों उदय के बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया। जो कथन है इसमें कहा जाता है कि पश्चिम के नए ज्ञानों उदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया। सही बात है। और उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। उसी कारण से साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। ये भी सही बात है आपकी, दोनों ही सही है यहाँ पर। तो देखिए, इसका जो आंसर बनेगा आपका, यहाँ पर भी आपका सी हो जाएगा। दोनों आंसर सही हैं। व्याख्या देख सकते हैं आप। क्वेश्चन 199, इनमें से कृदंत है। इनमें से कृदंत बताना है कौन है। तो लड़ाई कृदंत है। कृदंत लड़ाई में कृदंत प्रत्यय है। क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो उनसे
उन्हें हम क्या बोलते हैं, कृदंत प्रत्यय बोलते हैं, जो क्रिया के अंत में लगते हैं। क्वेश्चन 200 साहित्य। अब साहित्य बताना है, साहित्य के लिए क्या क्या आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सही हैं। तो देखिए साहित्य जो है वो श्वेतर है, श्वेतर रक्षते है, साहित्य श्वेतर रक्षते है, सही है। सामान्य के लिए है, ये भी ठीक है। सबका हित चाहता है, ये बात भी सही है। साहित्य का कार्य बिंब का निर्माण करना है, साहित्य का कार्य बिंब का निर्माण करना है, ये नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3 जहाँ पर भी आपका राइट होगा तीनों, ये यहाँ आपका ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। देखिए साहित्य श्वेतर रक्षते, ये भी ठीक है, और साहित्य सामान्य के लिए है, साहित्य सबका हित चाहता है, तो आपके ये ठीक हो जाते हैं यहाँ। और आज का आपका ये सेट हमारा ख़त्म हो जाता है 200 क्वेश्चन का। ये पेपर हमारा लास्ट पेपर था 2015 का, कंप्लीट हो जाता है। बच्चा नया हो क्लास में, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल से हमारी एक बहुत अच्छी सीरीज चलने वाली है, जिसमें हम व्याख्या सहित बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। साहित्य से संबंधित, आपके व्याकरण से संबंधित मिक्स क्वेश्चन होंगे, तो सारे ही क्वेश्चन हम वहाँ पर देखेंगे और उनको क्रम से करते जाएंगे। काफ़ी बड़ी ये जो सीरीज हम चलाएंगे, करीब 3000 क्वेश्चंस की सीरीज होगी, और वे सारे क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे आगे। तो वही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मतलब लगता है कि शेयर करनी है, ज़रूर कीजिएगा, मत ऐसा कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए। एक और नई क्लास में कल से मिलते हैं आपको, और एक नई सीरीज़ के साथ में। चलिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।